हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर 2 जो हमारा होता है उसमें अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट लेते हैं, आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो क्लास 6, 7 एंड 8 इन तीनों की एनसीईआरटी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं प्रूफ भी करूँगी अभी आगे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले ये चैप्टर कवर करेंगे, फिर इस चैप्टर से सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं अभी हाल ही के वर्षों में, ठीक है, वो देखेंगे। चूँकि ये चैप्टर हमारा बिल्कुल बेसिक चैप्टर है तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पुटअप नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन कुछ लिए हुए हैं जो इसी चैप्टर से आए। मैं प्रूफ करूंगी कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे क्लास 6 में हम देख रहे हैं कि 10 चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री के। तो पहला हमारा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इससे पहले जो हमारी बुक का नाम है हमारे अतीत, तो इस चैप्टर में ये मेंशन हुआ है कि इसमें हमारे अतीत क्यों लिखा हुआ है, हमारा अतीत क्यों नहीं लिखा हुआ। इससे ये मतलब समझाया गया है कि हर किसी के लिए उसका पास्ट अलग होता है। जैसे कि आज भी अगर हम लोग समाज में देखें तो जो राजा वर्ग है, जो शासक वर्ग है जिसे हम कह सकते हैं, और एक जो गरीब तबका है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनका रहने सहने का तरीका, उनका अतीत अगर हम देखें तो वो डिफरेंट होगा पहले। मतलब आज जब उनका प्रेजेंट डिफरेंट है तो क्या उनका अतीत डिफरेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारी बुक का नाम हमारे अतीत है, ना कि हमारा अतीत, क्योंकि हर किसी के लिए उसका अतीत, उसका पास्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, अरे इससे कैसे हो सकता है, पर अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो हमें एक एक शब्द को, एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है, बहुत अच्छे से मेहनत करके नोट्स बनाए हुए हैं, आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे, आप देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बताया गया कि नर्मदा नदी तट। अब देखिए नर्मदा नदी किधर है, तो ये हमारा प्यारा भारत है, और यहीं पर ही ये जो, एक मिनट मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, ये नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी नर्मदा नदी है, ये। ठीक है, और इसी के नीचे ये तापी आती है। नर्मदा नदी के जो उत्तर में विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी हम आगे इसका भी जिक्र करेंगे। तो देखिए, नर्मदा नदी तट पर क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ कई लाख वर्ष पूर्व लोग रहते थे जो कि कुशल संग्राहक और आखेटक थे। कुशल संग्राहक और आखेटक का मतलब, आखेटक का मीन्स होता है शिकारी, और संग्राहक का मतलब जो संग्रह करते हैं चीज़ों का। जैसे हम लोग जो ह्यूमन है वो ऐसे ही डेवलप नहीं हो गया, आज हम लोग जिस पोजीशन में ऐसे ही हम लोग थे, नहीं। पहले आपको पता होगा हम लोग शिकारी की तरह थे, है ना, जो जानवरों का शिकार करते थे और जो भी फल फूल कंदमूल ये सब इकट्ठा करते थे। तो ये कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नर्मदा नदी तट वाला एरिया, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ कुशल संग्राहक और आखेटक रहा करते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी रेंज कहाँ पड़ती है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये भारत से अगर हम देखें, जैसे ये अगर हम यहाँ पर ये बनाएं तो आपको पता होगा कि ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ, ये साइड हमारी ईस्ट और ये साइड हमारी वेस्ट होती है। तो नॉर्थ और वेस्ट साइड में ये हमारा सुलेमान एंड किरथर रेंज पड़ती है। ये भारत में नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, पाकिस्तान वाला, वहाँ पर ही पड़ती है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में ये पड़ती है, सुलेमान एंड किरथर पहाड़ी रेंज। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में आपको ऐसे दे सकता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व। आपको लग रहा होगा 8000 वर्ष पूर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अच्छा, ये जो NCERT क्लास 6 है, इसमें जितने भी वर्ष लिए गए हैं ये सन 2000 को मेंशन करके लिए गए हैं कि सन 2000 से फिर 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आप 2024 या 2023 इस टाइप से मत सोचिएगा। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले यहाँ गेहूं और जौ उपजाए गए थे। तो दो बातें मैंने अभी तक बताई। एक तो नर्मदा नदी रेंज में क्या बताया, नर्मदा नदी क्षेत्र में आपको क्या बताया हमने कि यहाँ पर आखेटक और कुशल संग्राहक रहते थे। ठीक, कई लाख वर्ष पूर्व। सुलेमान एंड किर्तर रेंज में आपको क्या बता दिया आपको कि यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए गए थे। ठीक, अब एक और बात, गारो एवं विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया था यहीं पर ही कि ये जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ पड़ती हैं और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं। अगर हम भारत से उत्तर पूर्व की तरफ देखें, ये जो यहाँ पर ये जो मेघालय वाला रीजन है, यहीं पर गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, तो ये गारो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो आपको पता चला विंध्य एवं गारो पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था। जैसे कि हमने कृषि का विकास अभी पढ़ा कि सुलेमान एंड किर्तर रेंज के आसपास, ऐसे ही यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ विंध्य और गारो पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ये है कि सबसे पहले जो चावल है वो कहाँ उगाया गया था। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उगाया गया। ठीक है, विंध्य के उत्तर में, ध्यान रखना है, विंध्य के उत्तर में। उत्तर जानते हैं ना, जैसे विंध्य पहाड़ी रेंज है ये, और इसी के नॉर्थ साइड यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए सिंधु व सहायक नदी क्षेत्र। अब सिंधु व सहायक नदी क्षेत्र किधर है, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये भारत का ये लद्दाख पड़ता है, यहीं से ऐसे सिंधु नदी आती है और ये पाकिस्तान में से प्रवेश कर जाती है। सिंधु की और सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु, ये झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर इधर व्यास है जो यहीं पर ही हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है सतलज से, और फिर ये सतलज। फिर ठीक है, ये सब मिलती हैं किसमें, सिंधु में आके मिल जाती हैं सारी नदियाँ। तो ये सिंधु व सहायक नदी क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था इस एरिया में, तो इस एरिया की इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते हैं। तो ध्यान रखना है ये सब बिल्कुल अच्छे से, 4700 वर्ष पूर्व और आरंभिक नगर यहीं पर फले फूले थे। कौन सा एरिया है, सिंधु व सहायक नदी क्षेत्र। चलिए जल्दी से हम लोग इन्हीं चारों पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में पहले। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया कि सबसे पहले हम लोग नर्मदा नदी क्षेत्र किस लिए याद रखेंगे, ये हम लोग याद रखेंगे ये कुशल संग्राहक एवं आखेटक के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई, कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ रहते थे। फिर दूसरी बात हमें याद रखनी है सुलेमान एंड किर्तर रेंज के आसपास का एरिया, यहाँ पर सबसे पहले गेहूं व जौ उगाए गए थे लगभग 8000 वर्ष पूर्व। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें याद रखना है गारो व विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। गारो एवं विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग को क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था, लेकिन जो विंध्य के उत्तर में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ चावल उपजाया गया था। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सिंधु व सहायक नदी क्षेत्र में यहाँ पर ये एरिया जो रहा है हमारा, यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई हैं और इनसे क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। ठीक, अब एक और बस पॉइंट रह गया, गंगा व सहायक नदी क्षेत्र। गंगा किधर है, अगर हम लोग मैप में देखें तो ये हमारा ये गंगा है, यहाँ से ऐसे जाती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो ये जो गंगा है, गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये क्षेत्र किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना है 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगर फले फूले थे। 2500 वर्ष पूर्व, ठीक, नगरों का विकास हुआ। आगे हम लोग ध्यान रखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है। अच्छा देखिए एनसीईआरटी में दिया होता है यात्रा लोग क्यों करते थे, तो आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 स्टेटमेंट आपको बना के देगा कि कौन सा कारण यात्रा करने का नहीं था, कौन सा गलत है, तब आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लोग मानते वही हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन होता है। बाकी आप कितना भी अकल लगा लो कि अरे ऐसा नहीं है, इस वजह से भी तो यात्रा हो सकती है, अरे कोई आपके तर्क सही नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी सीबीएसई है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाती है और एनसीईआरटी के हिसाब से ही उसे सही या गलत सिद्ध करती है।
तो देखिए इसमें लिखा है यात्रा करने के कौन कौन से कारण थे। एक तो काम की तलाश में लोग यात्रा करते थे। दूसरा, अगर कहीं किसी जगह पर प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, तो फिर जैसे मान लो बाढ़ आ गई तो उस एरिया में तो रहेंगे नहीं, तो वहाँ फिर यात्रा करके दूसरी जगह जाना पड़ता था। और किस लिए, सेना या विजय, अगर विजय करना होता था, किसी जगह को जीतना होता था, तभी सेना को लेकर के जाते थे। दूसरा, व्यापार करने के उद्देश्य से भी जाते थे। धार्मिक शिक्षा लेने और धार्मिक शिक्षा देने दोनों के उद्देश्य से जाते थे। और नए स्थानों की खोज, ये सब पॉइंट आप मन में एक बार ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे हम लोग आएंगे इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस। इंडस का अर्थ होता है सिंधु, है ना। इसे संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु। ये पूछा गया है अभी एक एग्जाम में, अभी मैं देख रही थी, इसी सीटेट में ही पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छा, ये नाम इसको दिया किसने, ये इंपॉर्टेंट है। तो ईरानियों व यूनानियों ने। अब ये किस एरिया में रहते हैं? तो ये देख रहे हो आप, भारत। ठीक, ये भारत है और यहीं पर ही, यहाँ पर तो पाकिस्तान पड़ गया, ठीक है। इधर ऊपर साइड इधर अफगानिस्तान है और यहाँ पर इस साइड होता है ईरान, ठीक है। तो यहीं से जो लोग थे, यहीं के जो लोग थे ईरानी व यूनानी, उन्होंने सिंधु को हिंदोस इंदोस अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला? इंडिया। मतलब ये जो सिंधु नदी है इसको हिंदोस इंदोस इस तरीके से ये लोग बोलते थे, ठीक है। फिर इसी का जो सिंधु नदी का जो पूर्वी एरिया, ये पूर्व साइड ही तो है, इसको ये लोग ने इंडिया बोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बोला, तो ईरानियों व यूनानियों ने। आगे अब इसका नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब ये जो भारत है हमारा, इसके उत्तर पश्चिम साइड में यहाँ पर कहीं एक समूह रहता था, ठीक है, जिसे भारत नाम का समूह बोलते थे। तो उसी के नाम पे कहते हैं हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आगे, अब इस समूह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो संस्कृत की आरंभिक कृति, आपने सुना होगा ऋग्वेद, और ये पूछा भी है लगभग कितने वर्ष पुरानी, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इसमें भी इस जो समूह है इसका वर्णन मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने अतीत को कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे हम लोग पहचान करते हैं अपने अतीत की कि हमारा अतीत कैसा रहा है। तो देखिए इसमें एक तो इसका तरीका बताएगा पांडुलिपियों से हम लोग जानते हैं। अब ये पांडुलिपि क्या है और क्यों इसका नाम पांडुलिपि है? तो देखिए, हाथ से लिखी होने के कारण, ऐसा आया स्टेटमेंट बन के, ध्यान रखना है, हाथ से लिखी होने के कारण इसका नाम पांडुलिपि पड़ा है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब मैन्यू किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपि का नाम हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि पड़ा। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्यू वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हाथ। और ये कुछ इस तरीके की होती हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। सीधे एनसीईआरटी की इमेज मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है। आगे देखिए, इन पांडुलिपियों से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालयन क्षेत्र जो है, हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर उगने वाले एक भुर्ज नामक पेड़, एक भुर्ज पेड़ है, उसकी छाल से, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार भुर्ज की पत्तियां या कुछ ऐसा करके दे देगा, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार जो भोजपत्र होता था उस पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। अच्छा, इसमें से कुछ पांडुलिपियाँ जो है उन्हें कीड़े खा गए, कुछ नष्ट हो गई और कुछ अभी उपलब्ध हैं। और कहाँ से हमें प्राप्त होती है? मंदिरों व विहारों से प्राप्त होती हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें स्टेटमेंट बन सकता है कुछ भी, आपको लग रहा होगा शायद कि अरे इसमें क्या है, लेकिन नहीं, इससे स्टेटमेंट बनते हैं। हो सकता है ऐसे आपको दे दे कि ये पांडुलिपियाँ कहीं और, मतलब मंदिरों व विहारों से प्राप्त नहीं होती हैं, या कोई और भी जगह दे सकता है कि यहाँ से प्राप्त होती, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है मंदिरों एवं विहारों से। मतलब जो जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एक एक पॉइंट बस वही बोलना है, वही लिखना है, वही सोचना है, कुछ अलग नहीं दिमाग लगाना। दूसरी बात, एक और बात कही गई थी कि इसमें धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि विज्ञान आदि सभी विषयों की चर्चा। तो
ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट में ऐसा दे सकता है कि इसमें सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की चर्चा होती है, तो वो गलत होगा, क्योंकि इसमें धार्मिक मान्यता ही नहीं, साथ ही वहाँ उस समय के व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि विज्ञान, इन सबसे रिलेटेड होती थी हमारी पांडुलिपियाँ। ठीक है। अच्छा, एक और बात मेंशन है एनसीईआरटी में कि प्राकृत भाषा का प्रयोग पहले कौन लोग करते थे, तो जो आम जनता होती थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। आगे अब हम लोग बात करेंगे अभिलेखों की, क्योंकि इससे भी हम लोग अपने अतीत को जानते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं, तो पत्थर अथवा धातु जैसी जो कठोर सतह होती है, कठोर सतह, उस पर ये उत्कीर्ण होते हैं। ठीक है, अभिलेख उसी पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या अभिलेख सिर्फ शासक ही लिखवाते थे, तो नहीं, शासक और अन्य लोग भी लिखवाते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे भी स्टेटमेंट बन सकता है कि शासक भी लिखवाते थे और अन्य लोगों द्वारा भी लिखवाया जाता था, ताकि लोग उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें और उनका पालन कर सके। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है, कुछ है ना, तो वो उस तरीके से उसमें अभिलेखों में लिखा दिया जाता था। आगे देखिए, अशोक का कांधार। अब इसी अभिलेखों में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि अशोक हमारे जो राजा रहे हैं, इनका जो कांधार अभिलेख है, ठीक है, कांधार ये किधर पड़ता है, अफगानिस्तान में। तो कांधार से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में है, यूनानी व अरामेक। ठीक है, ध्यान रखना, यूनानी व अरामेक दोनों ही लिपियों में है। ठीक, आगे देखिए, पुरातत्वविद के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात बताई गई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे अतीत, हमारे पास्ट में बनी व प्रयोग में लाई गई जो भी वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन जो करते हैं, उन्हें ये आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं। अच्छा, ये लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो देखिए, जो भी इमारतें रही हैं प्राचीन समय में, उनके अवशेषों का, जो भी चित्र, मूर्तियाँ जो भी उन्हें दिखती हैं, मिलती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। औजार, हथियार, बर्तन, अब आभूषण तथा सिक्कों, इन सब के प्राप्ति के लिए पता है वो लोग छानबीन व खुदाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पुरातत्वविद। अच्छा, जो पुरातत्वविद होते हैं, ये जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, इनकी हड्डियों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये स्टेटमेंट बना के पूछा जा चुका है, लग रहा होगा कि इसमें क्या ही इम्पोर्टेंट है, पर स्टेटमेंट में आता है कि अतीत में जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों, चिड़ियों व मछलियों की हड्डियों से क्या जानने का प्रयास करते हैं कि अतीत में लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पालते थे, इस तरीके से दे देगा। तो आपको तो लगेगा अरे जानवर है, चिड़िया, मछलियाँ, तो इस तरीके से होगा कि इसमें तो ये हो सकता है कि पालने का हो कि क्या पालते थे, ये पता चलता हो। तो इसी वजह से मैंने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करनी है कुछ कि इससे ये पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आगे हमारा है अन्न के दाने और जो ये लकड़ी है, ये सब हमें आज मतलब जो पुरातत्वविद है उन्हें कैसे मिलते हैं, तो जले हुए रूप में। कई बार क्या होता है कि हो सकता है वैसे ना मिले, तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, आगे पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो इतिहासकार हैं वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का। स्टेटमेंट में आ सकता है, तो ध्यान रखना है, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत जानने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा जो है ये इसमें बताया गया तिथियों का मतलब। जैसे कई बार आपने देखा होगा कहीं पर AD लिखा होता है तो कहीं पर BC लिखा होता है, AD तो कहीं पर BC लिखा होता है, तो इनका मतलब क्या होता है ये नहीं पता होगा आपको, या हो सकता है पता भी हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए, जैसे ये अगर हम ये टाइमलाइन एक बनाएं यहाँ पर, और ये वर्ष हम मान लें कि ईसा मसीह जो है उनके जन्म का है, जीसस क्राइस्ट के जन्म का है, तो इसे हम 0 मानेंगे। ठीक है, उनके जन्म से अगर 1 वर्ष बीता है तो उसे 1 AD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 AD। ठीक है, अब जैसे अभी चल रहा है 2024, तो 2024 AD मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है AD। ठीक, और अगर हम ईसा मसीह के जन्म के मान लीजिए 1 वर्ष पूर्व जाएं, उनके जन्म के 1 वर्ष पूर्व, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक,
या हम इसी को ही BCE बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, और इसी को ही हम बिफोर प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 200 BC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पूर्व। यहाँ लिखा 500 BC, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व। अब आप बताइए कि 500 BC बड़ा है या 200, मतलब 500 BC ज़्यादा पुराना है या 200 BC? तो आप बताएंगे कि 500 BC जो है वो ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए ये जो हमारी NCERT ना, इसमें जो फुल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखना कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, और BP मतलब बिफोर प्रेजेंट। ये सब ईसा मसीह के जन्म से पहले को डिनोट करते हैं। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और इसी को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एरा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है ये सब बातें। अब चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये तिथियां लास्ट में दी हुई थी, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। कृषि का आरंभ कहाँ पर हुआ था? हमने देखा था सुलेमानन तीर्थ रेंज के आसपास 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर बताया था सिंधु घाटी क्षेत्र जो बताया था आपको, सिंधु व उसके सहायक नदी क्षेत्र, वहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, ये ध्यान रखना है, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब देखिए ये जो लास्ट में एक्सरसाइज में दिया हुआ था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन सीटेट में पुटअप हुआ है। अगर आपने देखा है पहले प्रीवियस ईयर, आप जरूर देखेगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपने कितना यहाँ पर सीखा हुआ है। तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था आखेट तथा संग्रहण। ठीक, आगे मगध, अभी हमने पढ़ा मगध का बड़ा राज्य। ठीक है, मगध क्या था? एक पहला बड़ा राज्य। अब गारो पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर क्या हमने देखा? आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये प्रथम नगर, और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस चैप्टर से पुटअप हुए हैं। इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा तो नहीं पुटअप हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके अभी हम और भी आगे जो चैप्टर्स लाएंगे आप उससे देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो देखिए क्या, कब, कहाँ और कैसे, इससे कौन कौन से आए हैं। तो देखिए इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से कौन सा उनके काम की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? मैंने आपसे बोला था कि आपको लग रहा होगा शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है ना इंपॉर्टेंट। तो देखिए बोल रही थी NCERT से कितने क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। तो देखिए लिखा है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। तो अभी हमने देखा था कि हाँ वो लोग ढूंढते हैं, इसे पता करते हैं कि क्या खाते थे वो। आगे लिखित सामग्री या लेखों का, ये हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी हम आगे और भी ऑप्शन पहले देखते हैं। भवनों, चित्रों, मूर्तियों के अवशेष, बिल्कुल इसका अवशेषों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन व खुदाई, ये भी करते हैं। तो हमारा क्या होगा, कौन सा सही नहीं है? तो हमारा सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन अभी देखिए हमने पढ़ा, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। आगे इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं संस्कृत में? सिंधु। तो इतने ही क्वेश्चन अभी हाल के वर्षों में पूछे गए हैं, और भी हैं जो आप शायद प्रीवियस ईयर और भी ज़्यादा लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। मैंने इससे ये दिखाने का आपको प्रयास किया है कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से पुटअप होते हैं। तो आई होप आपको ये सब वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। पूरा वीडियो अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आगे और भी आने वाले हैं। और इसी तरीके मैं क्लास 6, 7, 8 की NCERT कवर कराऊँगी, और हो सकेगा तो आगे भी कवर कराऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में तो 6, 7, 8 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।